अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। आज ईद की रात है और इमरान खान साहब ने एक अहम तरीन खिताब किया है, फिर कुछ अहम तरीन बातें की हैं, एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया है और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उन्होंने खुद को पेश करने की भी एक ऑफर की है कि मैं मिलिट्री कोर्ट्स के सामने पेश होने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। एक कंडीशन इमरान खान ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से रख दी है और लेट्स सी कि अब इमरान खान का अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता है तो फिर इमरान खान की इस कंडीशन को, इस शर्त को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। और अगर ये ना माना गया तो ऐसा महसूस होता है कि लोग पाकिस्तान में कम से कम कन्विंस नहीं होंगे, क्योंकि सारे लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि क्या रास्ता निकलता है। लेकिन इमरान खान ने अपने तमाम तर उन लोगों को की तारीफ की है, उन्हें सलूट पेश किया है जो इस वक्त में भी खान के साथ खड़े हैं, या 10,000 से ज्यादा वो लोग जो इस वक्त भी जेलों के अंदर मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं जिनके बच्चे बेटियां घरों के अंदर इंतजार कर रही हैं। इमरान खान ने कहा कि ये मुझे कहते हैं कि मैंने बगावत की है, मैंने रियासत के खिलाफ या फौज के खिलाफ बगावत की है। बगावत हथियारों से होती है, खाली हथियार बगावत नहीं होती। हमारी बड़ी मजबूत फौज है, क्या मजबूत फौज के साथ में बगावत करता तो गैर हथियारों के करता? क्योंकि तहरीक इंसाफ के जितने भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उनके पास कोई भी बंदूक नहीं थी, कोई भी असलाहा नहीं था, कोई भी आतिशज़दा मवाद नहीं था। जब ये सारा मवाद नहीं था तो इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि फिर बगावत कैसी थी? यानी निहत्ते हाथों के साथ हम लोग जीएचक्यू की तरफ जा रहे हैं, हम कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रहे हैं, हम हसास तनसीबात की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई असला नहीं है, कोई कोई चीज नहीं है, लिहाजा ये किस तरह की बगावत है? वो कहते हैं बुनियादी तौर पर इस मुल्क में जो ताकतवर है, वो जो फैसले करता है वही इस मुल्क में होता है। इमरान रियाज खान अभी भी गायब है और उसके बारे में किसी को इल्म नहीं है, उसके बीवी बच्चे वालदेन इंतजार कर रहे हैं। आखिर इमरान रियाज खान का क्या जुर्म था? उसने तो कोई बगावत नहीं की थी, वो 9 मई वाली तारीख कोई सड़कों के ऊपर मौजूद नहीं था, वो जलाओ घेराव में मौजूद नहीं था। तो आखिर क्या वजह है कि इमरान रियाज खान को उठा दिया गया? चार साफी मुल्क से बाहर हैं, तो क्या उन्होंने भी बगावत की थी? क्या उन्होंने भी मेरी बात सुनी थी, या मैंने उन्हें भी कोई माइंड मेकिंग उनकी की थी? एक साफी है जो 50 साल सहाफत कर चुका है और वो अब कह रहा है कि मैंने सहाफत के ऊपर बात ही नहीं करनी, पॉलिटिक्स के ऊपर बात ही नहीं करनी। और ये इशारा यकीनी तौर पर हारून रशीद साहब के ऊपर था, जिन्होंने जिनके ऊपर दबाव है, शदीद दबाव है। यानी मैंने उनका इंटरव्यू करना था, मुझे याद है, और मैंने उन्हें अप्रोच किया। पहले तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया किसी और के जरिए कि मैं इस वक्त बिल्कुल बात नहीं कर सकता और हालात ऐसे हैं कि मैं अपना वीलॉग भी नहीं करना चाह रहा, लिहाजा मैं किसी भी तरह से सियासत के ऊपर बात नहीं करूंगा। और उसके बाद हारून साहब ने खुलकर आकर कहा कि मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत नहीं करूंगा। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को खत्म करना चाहते हैं। ये समझे थे कि ये बर्गर पार्टी है, ये मम्मी डैडीज हैं, ये इंग्लिश स्पीकिंग चाइल्ड्स हैं जो एक्चुअली करके जो जाली अंग्रेजियों में बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। यानी ऐसा ही गुमान था कि तहरीक इंसाफ की जो असल में फॉलोअर्स हैं वो एक फैन क्लब है, जो अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है, जो बरतानिया से या मुस्लिम ममालिक से आया हुआ, जो एलीट स्कूल से पढ़ा हुआ है। लेकिन जितनी मार तहरीक इंसाफ की इन्हीं लोगों ने, इन्हीं बर्गरों ने, इन्हीं इंग्लिश स्पीकिंग या फिर पढ़े लिखे लोगों ने खाई है, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतने बैत, इतने डंडे, इतनी नाग इनकी रगड़ी गई हो, इतने लोग ये गिरफ्तार हुए हों और इतनी मार धाड़ किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुई है जितनी तहरीक इंसाफ के साथ हुई है। और यही मम्मी डैडी और यही बर्गर इनके लिए अब अजाब बन गए हैं, क्योंकि वो हार मान नहीं रहे, पीछे हट नहीं रहे, मार मार के मारने वाले थक गए हैं, उनकी तबाही निकल गई है, लेकिन ये हटने को तैयार नहीं है। अब इमरान खान ने, ये इनकी तकरीर का जो अहम तरीन पोर्शन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। इमरान खान ने कहा कि ओके, मैं मिलिट्री कोर्ट्स में मुझे ले जाए, मैं तैयार हूं, चलते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, आप मुझे वहां पर ट्रायल करना चाहते हैं करें, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो भी ट्रायल होगा वो टेलीवाइज होना चाहिए, यानी वो टीवी पर जाना चाहिए और पूरा पाकिस्तान देखे कि असल में बगावत किसने की थी। मुझे मौका दिया जाए कि मैं तमाम तर एविडेंस वहां पर पेश करूं मिलिट्री कोर्ट्स में, आप भी अपना एविडेंस लेकर आए, लेकिन वो टीवी पर चले, बंद ट्रायल नहीं होना चाहिए, खुलकर ट्रायल हो ताकि सबको पता चले। दुबई में ये जो डाकू बैठे हुए हैं, इनके बारे में एस्टेब्लिशमेंट मुझे बताती रही कि ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, और फाइलें दिखाते रहे। और एंकर इमरान रियाज खान ये बाकायदा से खुद भी अपनी तकारीर में कह चुके हैं कि इमरान रियाज खान को, समी इब्राहिम साहब को, अरशद शरीफ साहब को, मुख्तलिफ साफी, मोहित पीरजादा साहब को, इनको बुलाकर फाइलें पढ़ाई जाती थी। इमरान रियाज खान ये कहते हैं हमें पढ़ाते थे, पढ़ाया जाता था कि जनाब ये कितने बड़े चोर और कितने बड़े डाकू हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे वो लोग हैं जो दुबई के अंदर बैठे हुए हैं, इन्होंने पाकिस्तानी फौज को बदनाम किया है। इस वक्त बादशाह सलामत कंट्रोल करना चाहते हैं और वो कंट्रोल इस तरह से करेंगे कि थोड़ा सा इकतदार इसे दे दिया, थोड़ा सा इसे दे दिया, थोड़ा सा इसे दे दिया। दिस इज हाउ एक पॉलिटिकल कंट्रोल बादशाह सलामत बनाना चाहते हैं। और इसलिए बार बार कोशिश की जा रही है कि इन सबको, या जिन यानी जो दुबई के बाहर बैठे हुए मुल्क में, पीटीआई को तोड़कर इन्हें इकतदार दिया जाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के बारे में कहते हैं कि जनाब सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं हो रहा, सोशल मीडिया असल में अवाम की आजाद है, आवाज है। फिर साथ साथ उन्होंने कहा कि 10,000 के करीब मेरे लोग गिरफ्तार हैं, ताकत वाला जो मर्जी चाहता है करता है इस मुल्क में। और मैं सलूट पेश करता हूं तमाम तर पॉलिटिकल लीडर्स को जो इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं। आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल पूछा गया और उनसे यह पूछा गया कि सारे जो पार्टी छोड़ देता है वो पवित्र हो जाता है, वो यानी कि दूध और शहद से धुला हुआ होता है, वो अमृत पीकर आता है,
اور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جو پریس کانفرنس نہیں کرتا وہ اصل مسائل کی جڑ بن جاتا ہے. انہوں نے کہا 50 سے زیادہ خواتین گرفتار ہیں, اور اس وقت جو یاسمین راشد ہیں یا عالیہ حمزہ ہیں, ان خواتین کو میرے خلاف اپروور بنانے کی باقاعدہ سے کوشش کی جا رہی ہے. شہریار آفریدی کو ایک اہم ترین ظاہر ہے ایک سٹالورٹ ہے, شہریار آفریدی کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا گیا, اس کی بیوی کو بیڈ روم سے اٹھا کر لے کر گئے, لیکن وہ آج بھی ڈٹا ہوا ہے. علی محمد خان شدید پریشر ہے, میں اسے سلوٹ پیش کرتا ہوں, میرے ساتھ کھڑا ہے. عمر چیمہ جب وہ دباؤ میں آ کر نہیں مانا تو اس کی بیوی کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا ہے. 16 لوگ شہید ہوئے ہیں, لیکن ان شہیدوں کا کسی نے نام نہیں لیا. اب یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ جہاں پر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی تھی اس دن 16 لوگوں کو گولیاں ماری گئی اور سیدھا شوٹ کیا گیا, یعنی کہ 16 لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے, جو سڑکوں کے اوپر موجود تھے, انہیں ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی, اور اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہوئی, کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں بیٹھی, اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی, ڈسکشن نہیں ہوئی, بلکہ میڈیا نے بھی رپورٹ نہیں کیا کہ 16 لوگوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں. ان کا 16 لوگوں کو شہید کر دیا, کوئی بھی ان کا نام نہیں لیتا, ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے آگ لگائی ہے انہیں سزا دیں, لیکن بتائیں کہ آگ لگانے والے اصل لوگ کون تھے. اہم ترین معاملہ ہے کہ خان اگر ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی بات چیت کر رہا ہے یا سول کورٹس کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہے, تو وہ ایک بات کر رہا ہے کہ کھل کر ایک ٹرائل ٹیلی وائزڈ اور ٹی وی پر آئے, سب لوگ دیکھیں کہ اصل میں بغاوت کس نے کی ہے. حساس ترین معاملہ ہے, اہم ترین معاملہ ہے, یقینی طور پر تمام تر حقائق لوگوں کے سامنے آنے چاہیے, سب لوگ دیکھیں سمجھیں, اور پھر اس کے بعد لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ کیا واقعتاً یہ ایک باغی پارٹی ہے, یہ غدار پارٹی ہے, کہ کیا واقعتاً انہوں نے پلان کیا تھا کہ پاکستان کی ایک مقدس افواج کے اوپر حملہ کیا جائے, ایک افواج کی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر حملہ کیا جائے. حساس تنصیبات کی طرف یہ لوگ کر گئے ہیں. یہ سامنے آنا چاہیے کہ کیا واقعتاً لوگوں کی مائنڈ میکنگ کی گئی تھی, کیا واقعتاً لوگوں کا ذہن بنایا گیا تھا کہ اپنے ہی ملک کے اندر اپنی ہی افواج کے اوپر حملہ کیا جائے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.